हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 9 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद मूवी खत्म हुई तो दीपिका ने अंगड़ाई लेते हुए अपना सर घुमाकर मानवी की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, साथ ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मानवी ऋषभ के सीने से सर लगाए सो चुकी थी। उसका एक हाथ ऋषभ के हाथ में था तो दूसरा उसके सीने पर था। वहीं ऋषभ का सर भी उसके सर से लगा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। इसका मतलब वो भी सो रहा था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे और एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। यही देखकर दीपिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जाने क्या सोचकर अपने फोन में उन दोनों की फोटो खींच ली। तभी पायल उबासी लेते हुए दीपिका की तरफ पलटते हुए बोली, दीपिका यार अब तो बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल ताकत नहीं बची है मुझ में, इसलिए मैं तो अब डिनर करके सीधा घर जाकर आराम से सोऊंगी। कहते हुए उसकी नजर दीपिका की जगह सीधे दीपिका के बगल में एक दूसरे की बाहों में सोए हुए ऋषभ और मानवी पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से उससे बोली, हे भगवान, ऋषभ सर और मानवी एक साथ, ये कैसे हो गया? तो दीपिका ने जल्दी से ऋषभ और मानवी की फोटो खींचना बंद कर दिया और वो बातें बनाते हुए पायल से बोली, अरे ऐसे कैसे, क्या हो गया का क्या मतलब, देख नहीं रही दोनों सो रहे हैं। तो हो सकता है दोनों की आंख लग गई हो और दोनों नींद में ही एक दूसरे के करीब आ गए हो, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। पायल ने उसकी बात सुनकर ज्यादा रिएक्ट न करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर दीपिका से बोली, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमें मानवी को उठाना होगा। अगर ऋषभ सर मानवी से पहले उठ गए और उन्होंने मानवी को अपने करीब देख लिया तो वो उस पर गुस्सा करेंगे। तुम तो जानती हो ना, वो उस निशा चुड़ैल को पसंद करते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने मानवी को अपने करीब देखा तो वो उसे गलत समझेंगे और मानवी मेरी दोस्त है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि बेकसूर होते हुए भी सर उसे डांटे। उसकी बात सुनकर दीपिका ने बहस न करते हुए हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ऑफिस का पूरा स्टाफ, साथ ही पायल भी ऋषभ और मानवी के रिश्ते से अनजान है। ऐसे में वो पायल को बिना ऋषभ और मानवी की इजाजत के उनकी शादी का सच नहीं बता सकती, इसीलिए फिलहाल उसका खामोश रहना ही सही था। वैसे भी अब मूवी खत्म हो गई थी तो उन्हें हॉल से बाहर जाना ही था, इसीलिए वो भी पायल की बात मानकर ऋषभ और मानवी की तरफ उन्हें उठाने के लिए बढ़ गई। पायल ने धीरे से मानवी को ऋषभ से अलग किया। वो उसे जगाने लगी तो मानवी हड़बड़ाते हुए जाग गई और इधर-उधर नजरें घुमाते हुए देखने लगी तो सामने पायल पीयूष दीपिका को देखकर वो झेंप गई और उठकर एकदम से खड़ी हो गई। सॉरी, वो पता नहीं कब आंख लग गई मेरी, कहते हुए अपनी नजर इधर-उधर करने लगी तो दीपिका उसकी झेंप मिटाने के लिए उससे बोली, डोंट वरी मानवी, आई अंडरस्टैंड, दिन भर काम करने की वजह से तुम थक गई होगी, इसीलिए आंख लग गई। तुम चिंता मत करो, हम में से कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। उसकी बात पर पायल ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और मानवी के बगल में खड़ी हो गई। तभी दीपिका ने ऋषभ को भी उसके कंधे से हिलाते हुए जगा दिया। ऋषभ अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोलकर सामने देखने लगा तो सभी को अपनी तरफ घूरता हुआ पाकर वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया और दीपिका की तरफ देखते हुए बोला, क्या ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? तो दीपिका बनावटी गुस्से के साथ उससे बोली, आप यहाँ हमारे साथ मूवी देखने आए थे या फिर सोने के लिए? मूवी की पूरी टिकट के पैसे वेस्ट कर दिए आपने, अब चलिए यहाँ से, मुझे भूख लगी है बहुत जोरों से, इसीलिए मुझे कुछ खिलाइए वरना मैं अभी यहाँ पर चक्कर खाकर आपके ऊपर ही गिर जाऊंगी। तो ऋषभ उसके बगल में खड़ी मानवी को देखते हुए उठकर खड़ा हो गया, फिर अपने कोट को ठीक करते हुए सभी से बोला, चलो यहाँ पर पास में ही सामने एक अच्छा रेस्टोरेंट है, हम लोग वहीं जाकर डिनर करते हैं। इतना कहकर आगे बढ़ गया। वहीं बाकी लड़कियां और पीयूष उसके पीछे जाने लगे। कुछ ही देर में वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वहां के मैनेजर ने ऋषभ को देखते ही उसे ग्रेट किया और वो खुद उन्हें अपने रेस्टोरेंट के सबसे ब्यूटीफुल एरिया में उन्हें ले गया और उनके लिए अलग से स्पेशल डेकोरेशन के साथ टेबल लगवा दी। साथ ही अपने 2 वेटर्स को पर्सनली उन लोगों का ऑर्डर लेने के लिए वहां पर बुला लिया। मानवी को वो बहुत एरिया पसंद आया, क्योंकि जहां उनकी टेबल लगी थी वहां चारों तरफ हरा-भरा गार्डन था, जिस पर रंग-बिरंगी बल्बों की लाइट वाली लड़ियां सजी हुई थी।
साथ ही वहाँ पर दूसरे साइड एक फाउंटेन लगा हुआ था जो कि बहुत बड़ा और सुंदर था, जिसमें से पानी बहते हुए नीचे गिर रहा था। वहीं उस फाउंटेन के नीचे एक छोटा-सा ताल था जिसमें रंग-बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। ये सब देखते हुए मानवी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं ऋषभ ने जब वहाँ के खुशनुमा माहौल के कारण उसके चेहरे पर चमक देखी, तो वो भी मुस्कुरा उठा। सभी लोगों ने मुस्कुराकर अपना डिनर किया और बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में उन लोगों का खाना आ गया, तो सभी अपना-अपना खाना खाने लगे। पायल को तो बहुत तेज की भूख लगी थी, इसीलिए वो जल्दी-जल्दी अपना खाना खा रही थी। इसी चक्कर में खाना खाते हुए खाना उसके होठ के किनारे लग गया। ये देख पीयूष ने पहले उसे इशारा किया, पर पायल को उसका इशारा समझ नहीं आया, तो पीयूष ने खुद ही आगे बढ़कर टिश्यू पेपर उठाते हुए पायल के होठों के किनारे पर लगे हुए खाने को साफ कर दिया, जिससे एक पल के लिए पायल स्थिर पड़ गई और पीयूष की छुअन से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं पीयूष मुस्कुराते हुए पीछे हो गया और वापस से अपना खाना खाने लगा। तो पायल भी अपने ख़्यालों को झटक कर वापस अपना खाना खाने लगी। वहीं ये देख मानवी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी पायल शुरुआत से ही पीयूष को पसंद करती है और उसके दिल में उसके लिए कुछ तो है, पर क्या पीयूष के दिल में भी उसके लिए कुछ है या कहीं उसके दिल में कोई और तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो फिर पायल का दिल ही टूट जाएगा। इसीलिए अच्छा होगा कि पायल पहले ही अपनी भावनाओं पर काबू कर ले और पीयूष पर से अपना ध्यान हटा ले। लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके सामने पीयूष के दिल की बात आए। यही सोचते हुए मानवी एकदम से पीयूष की तरफ देखने लगी। उससे बोली, पीयूष जी, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? उसके सवाल से जहाँ पीयूष मानवी की तरफ देखने लगा, वहीं ऋषभ भी एकदम से अपना खाना छोड़कर मानवी को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि मानवी पीयूष से इस तरह के सवाल क्यों कर रही है। उसे पीयूष और उसकी फैमिली से क्या मतलब है? वो पीयूष में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? इन सब बातों से वो थोड़ा जेलस फील कर रहा था। वहीं पीयूष ने एक नज़र ऋषभ के सख्त चेहरे को देखा, फिर मानवी के सवालों का जवाब देने लगा। मानवी उससे और सवाल करने लगी तो पीयूष एक-एक करके सारे सवालों के जवाब देने लगा। वहीं उनकी बातों को सुनकर ऋषभ का चेहरा सख्त होता जा रहा था और दीपिका अपने भाई को जेलस होते हुए देखकर मज़े से अपना खाना खा रही थी। तभी मानवी अपना आखिरी सवाल पीयूष से करते हुए उससे बोली, अच्छा पीयूष जी, क्या आपकी लाइफ में कोई लड़की है? कोई समवन स्पेशल जिसे आप चाहते हो, जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो? उसके इस सवाल से पायल भी अपना खाना छोड़कर पीयूष की तरफ देखने लगी। यही वहीं मानवी के सवाल पर ऋषभ मानवी को गुस्से से घूरने लगा। आखिर मानवी को मतलब क्या है पीयूष की ज़िंदगी में कोई है या नहीं? इन बातों से जब वो उसका पति है, तो उसे किसी और की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। वहीं पीयूष भी इसके इस सवाल से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, पर फिर वो खुद को संभालते हुए उससे बोला, जी नहीं मानवी जी, अभी तो मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मैं सच कहूँ तो कभी इस बारे में मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ। मेरी लाइफ जॉब के बाद से ही बहुत बिजी रही है, तो कभी इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी बात सुनकर पायल के दिल को न जाने कैसा अजीब-सा सुकून-सा मिल गया और चेहरे पर रोहन उभर आई। वो वापस मुस्कुराते हुए शांति से अपना खाना खाने लगी। वहीं पीयूष ने तिरछी नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा और हल्का-सा मुस्कुरा दिया। तभी मानवी अपना अगला सवाल पीयूष के ऊपर दागते हुए बोली, अच्छा ये बताइए, आपको अपने लिए कैसी लड़की चाहिए? माना आपने अभी तक सोचा नहीं है किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी इसी तरह अकेले रहेंगे। तो अपनी थोड़ी पसंद बताइए कि आप कैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में पसंद करना चाहेंगे, जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकें। पीयूष अभी उसकी बात का कुछ जवाब देता कि तभी ऋषभ अपनी सख्त आवाज़ में उन दोनों से बोला, बस चुप हो जाओ तुम दोनों, अब नो मोर डिस्कशन। अगर तुम दोनों में से अब किसी ने भी बकवास की, तो मैं तुम दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंकवा दूँगा। और तुम, मानवी की तरफ गुस्से में देखकर, तुम्हें क्या उसकी लाइफ़ पर पीएचडी करनी है? जो उसे सवाल पर सवाल करे जा रही हो, चुपचाप से शांति से खाना नहीं खाया जा रहा तुमसे? ज़रूरी है यहाँ पर अपनी डिटेक्टिवगिरी दिखाना? अगर अब तुम्हारे मुँह से एक भी शब्द निकला ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको इस तरह सभी के सामने खुद पर चिल्लाते देख मानवी को अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी सर, मैं भूल गई थी आप यहाँ पर हैं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। इतना कहकर शांति से अपना खाना खाने लगी, पर उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू उसकी पलकों को भिगा रहे थे। वहीं ऋषभ ने एक पल के लिए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया।
वो जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश रखना चाहता है, बार-बार वो उसकी बचकानी हरकतों की वजह से अपने गुस्से में उसी को हर्ट कर दे रहा था। पर इसमें वो भी क्या करता, इसमें गलती भी तो उसी की थी। वो उसे बता चुका था कि उसे नहीं पसंद है कि वो उसके सामने उसे नज़रअंदाज कर किसी और लड़की से बात करे या किसी और पर ध्यान दे, लेकिन मानवी हर बार अपनी उन्हीं गलतियों को दोहराती थी और यही बातें उसके और ऋषभ के बीच झगड़े की वजह बनती थी। इसके बाद सब कुछ खामोश हो गया, सभी लोग शांति से अपना खाना खाने लगे, कोई कुछ नहीं बोला। माहौल का गंभीर होते देख दीपिका ने भी बाहर घूमने की बात नहीं की और सभी लोग अपने घर के लिए वापस निकल गए। पीयूष पायल को लेकर अलग गाड़ी से अपने घर की तरफ चला गया, क्योंकि पायल का घर उसके रास्ते में पड़ता था, इसीलिए वो उसे छोड़ने के लिए अपने साथ ले गया। वहीं ऋषभ मानवी और दीपिका को लेकर शैगल मेंशन के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ बाथरूम से चेंज करके बाहर आया तो उसकी नजरें सामने बालकनी की खिड़की के पास खड़ी मानवी पर गई, जो एकटक बाहर रोड की तरफ देख रही थी। ये देख ऋषभ ने अपना सर ना में हिला दिया। जब वे लोग घर आए थे, मानवी ने एक भी शब्द उससे नहीं कहा था। हालांकि ऋषभ उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मानवी ने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया था, जिससे थक हार कर ऋषभ भी चेंज करने बाथरूम में चला गया था। वो टॉवल को वहीं सोफे पर रखकर मानवी की तरफ बढ़ते हुए बोला, लिसन मानवी, आई एम सॉरी अगर मैंने डांटने से तुम्हें बुरा लगा तो, लेकिन मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे बस नहीं पसंद है तुम्हारा किसी और लड़की से बातें करना, और तुम मेरे सामने ही पीयूष से फालतू की बातें करी जा रही थी। तुम्हें क्या मतलब है उसकी जिंदगी में कोई हो या नहीं, बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो मानवी चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, अच्छा तो आपको गुस्सा आ गया, तो आप सभी के सामने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देंगे, है ना? और क्या हुआ जो मैं पीयूष से कुछ बातें पूछ रही थी? आपको इससे इतनी प्रॉब्लम क्या है? पहले मुरली से बात करती थी तो आपने उसे भी यहाँ से भगा दिया, और अब पीयूष, क्या मैं आपकी वजह से हर किसी से बात करना छोड़ दूँ? आप जैसे बिहेव करते हैं ना, उससे ऐसा लगता है मुझे जैसे आपको मेरी 2 पल की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए तो जब आपने देखा ना कि मैं गार्डन में कितनी खुश हूँ, वहाँ पर बैठे हुए, तो बस आपको वो बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने सभी के सामने मुझे डाँट कर इंसल्ट कर दिया। तो ऋषभ भी चिढ़ते हुए उससे बोला, पर यार इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना, तुम भी तो पीयूष से फालतू की बातें कर रही थी, और जब मैंने तुम्हें बोला है ना कि मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें मुझे इग्नोर करने की? पीयूष छोड़ो, जब तुम मुझे इग्नोर कर किसी लड़की से बात करती हो ना, तो मुझे उससे भी जलन होती है। मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे होते हुए किसी और पर ध्यान दो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, जब मैं तुम्हारे करीब रहूँ तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर रहे। बाकी मेरे तुम्हारे पास न हो मौजूद होने पर तुम बेशक जिससे चाहे मर्जी बात करो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे तुम? और रही तुम्हें डाँटने की बात या तुम्हें कंट्रोल करने की बात, तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी। अगर मुझे तुम्हें कंट्रोल करना होता तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देता, ना ही ऑफ़िस में किसी से घुलने-मिलने देता। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए मुझे इतना गलत मत समझो, और अपनी गलती के लिए मैं तुम्हें कई बार सॉरी बोल चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो मानवी चिल्लाते हुए उससे बोली, कुछ मत करिए, मैंने कब कहा कुछ करिए, आप जाकर शांति से अपने बेड पर सोइए और मेरा दिमाग मत खाइए। तो ऋषभ चिढ़ते हुए अपने बालों में हाथ फँसाते हुए अपने बेड पर जाकर बैठ गया। इस लड़की को समझना कितना बड़ा मुश्किल काम है। एकदम आइडियल है ये लड़की, सोचते हुए उसने हार भरी नज़रों से मानवी की तरफ देखा। फिर उससे बोला, अब क्या तुम्हें सोना नहीं है या फिर पूरी रात उस खिड़की पर खड़े रहकर कीर्तन करना है, जो वहाँ पर खड़ी हो? उसकी बात सुनकर मानवी ने चिढ़ते हुए पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर उससे बोली, मैं यहाँ पर पूरी रात खड़ी रहूँ या पूरे दिन, या यहाँ पर भजन करूँ, कीर्तन करूँ, उससे आपको क्या? आप ना शांति से बेड पर सोइए, अगर नहीं सोना हो तो चले जाइए यहाँ से, पर मेरा दिमाग मत खाइए। उसकी बात सुनकर ऋषभ समझ गया कि ये लड़की अब उसकी बातों में नहीं समझने वाली। वो सोचने लगा कि किस तरह मानवी को खिड़की पर से हटाया जाए। अब भाई सर्दियों का टाइम था, मौसम भी चेंज हो रहा था और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। ऐसे में मानवी बीमार हो सकती थी, तो ऋषभ उसे वहां पर खड़ा कैसे रहने देता? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें खुद से ज्यादा उसकी परवाह होती है।
यही इस समय ऋषभ के साथ हो रहा था। उसे खुद से ज़्यादा मानवी की परवाह थी, इसीलिए वो मानवी को वहाँ से हटाने के लिए कह रहा था। पर मानवी ठहरी जिद्दी, वो कहाँ उसकी बात मानती, इसीलिए उसे वहाँ खिड़की से हटाने के लिए ऋषभ को कोई ना कोई तिकड़म तो भिड़ानी ही थी। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वो हल्की तेज आवाज में चिल्लाते हुए मानवी से बोला, ठीक है, खड़ी रहो वहीं पर। रात में जब वो बरगद वाली चुड़ैल तुम्हारे पास खिड़की पर आकर बैठ जाए ना, तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं उसके बारे में। उसकी बात सुनकर मानवी की शिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। उसके चेहरे पर डर उभर आया। वो जल्दी से खिड़की से दूर हो गई और ऋषभ की तरफ पलटते हुए उससे बोली, क्या कहा आपने? बरगद वाली चुड़ैल? तो ऋषभ उसे डराते हुए बोला, हाँ, बरगद वाली चुड़ैल। वो सामने रोड की दूसरी तरफ बरगद का पेड़ है ना, उस पर एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती है जो हमेशा रात में अकेले जाग रहे लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो उस पेड़ से उठकर सीधा उन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें अपनी दुख भरी दास्तां बताने लगती है। जब वो लोग उसकी बातों से ऊब जाते हैं और नींद से उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो वो उन्हें मार देती है। तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आकर अपनी जगह पर सो जाओ। दिन भर की तुम जगी हुई हो और तुम वहाँ पर खड़ी हुई हो। कहीं अगर वो तुम्हें देख रही होगी तो अभी मेरे सोने के बाद तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगी और तुमसे बकवास करेगी। जब तुम उसकी बातों से बोर हो जाओगी और तुम्हें नींद आने लगेगी, तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो तुम्हें मार देगी। और वो बातें भी ऐसी करती है कि उसकी बातों से हर कोई बोर हो जाता है। यही तो उसकी चाल होती है, लोगों को अपने जाल में फँसाने के लिए। उसकी बात सुनकर मानवी ने पलटकर खिड़की से बाहर देखा, जहाँ रोड के दूसरी साइड उसे बरगद का पेड़ दिख रहा था। और उसने एकदम से खिड़की को बंद कर दिया और अंदर से उस पर लॉक भी लगा दिया। उसकी ये हरकत देखकर ऋषभ मन ही मन मुस्कुरा उठा, पर उसने अपने होठों को दबाकर अपनी हंसी रोक ली, वरना मानवी को उस पर शक हो जाता। तभी मानवी खिड़की के पास से अपने सोफे के पास जाकर उस पर बैठते हुए हल्के गुस्से में उससे बोली, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना, ये चुड़ैल वगैरह की कहानी के बारे में, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मान रही थी और यहाँ सोने नहीं आ रही थी। और आपको आज ही पता चला है कि मुझे भूत वगैरह से डर लगता है, वरना आज से पहले तो आपने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ऋषभ शांति से उससे बोला, क्योंकि आज से पहले तुम कभी गुस्से में जाकर खिड़की के पास भी तो खड़ी नहीं हुई थी ना, और कभी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई जिससे मैं तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में बताऊं। आज तुम मुझसे नाराज होकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, तो मुझे बस बचपन की बातों का ध्यान हो गया और मैंने तुम्हें आगाह कर दिया, ताकि जो बचपन में जिया के साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ ना हो। उसकी बात सुनकर मानवी चौंक गई और उससे बोली, जिया? वो कौन है? तो ऋषभ अपनी आंखें बड़ी-बड़ी कर लगभग उसे डराने के लहजे में उससे बोला, जिया हमारे पड़ोस के अंकल की बेटी। वो भी जब छोटी थी तो बचपन में ऐसे ही गुस्से में जाकर खिड़की पर खड़ी हो जाती थी, जब अंकल आंटी उसकी कोई बात नहीं मानते थे। एक दिन वो चुड़ैल उसके पास आकर भी बैठ गई और उससे बकवास करने लगी। जब जिया परेशान हो गई उससे और सोने लगी, तो वो चुड़ैल उसको मारने लगी, पर वो तो अंकल आंटी ने उसको वक्त पर बचा लिया। तब से वो उसे लेकर यहाँ से लंदन चले गए और वापस नहीं आए। इसीलिए कह रहा हूँ, आगे से गुस्से में जाकर कभी उस खिड़की पर खड़ी मत होना। इतना कहकर चादर तान कर अपने बिस्तर पर लेट गया। वहीं उसकी बातों से अब मानवी की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अब उसे उस कमरे में सोफे पर सोने में भी डर लग रहा था। वो बस सोफे पर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी, पर जब उससे डर सहन नहीं हुआ तो वो धीरे-धीरे चलकर ऋषभ के बेड के पास आ गई। वहीं ऋषभ अभी जागा हुआ था। वो बस मानवी की हर हरकत को देख रहा था। जब उसने मानवी को बेड के पास देखा, तो वो उससे बोला, क्या हुआ? तुम फिर से अपने सोफे से उठ गई, तुम्हें सोना नहीं है क्या? तो मानवी उससे बोली, वो आज दिन भर बाहर रहने की वजह से बदन बहुत दर्द कर रहा है। सोफे पर सोने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो क्या मैं आज बेड पर ही सो जाऊँ? पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल कॉर्नर पर होकर सोऊंगी, आपको बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी, ना ही मैं नींद में हाथ पैर मारती हूँ। वहीं उसकी बात सुनकर ऋषभ की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। वो एकदम से खुश हो गया और मानवी से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिस्तर इतना बड़ा है और तुम्हारा भी तो है, तुम आराम से इस पर सो सकती हो। मैंने तुम्हें कभी बिस्तर पर सोने से मना नहीं किया। वो तो तुम ही हो जो मुझसे दूरी बनाकर रखने के लिए बार बार सोफे पर सोने के लिए भाग जाती हो।
उसकी बात पर मानवी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो फिलहाल मजबूर थी। उसे डर था कि कहीं ऋषभ की बात सच ना हो, इसीलिए वो बिस्तर के एक साइड लेट गई और उसने पीलो की एक लाइन बीच में बेड में बना दी ताकि गलती से भी उसके हाथ पैर या ऋषभ के हाथ पैर उसकी साइड या ऋषभ की साइड न पहुंच जाए। कुछ देर बाद वो नींद के आगोश में चली गई। वहीं उसके सो जाने के बाद ऋषभ, जो कि चोरी छुपे अपनी आंखों को हल्का सा खोलते हुए उसे देख रहा था, वो हल्के से उठकर बैठ गया। फिर उसने आगे बढ़कर धीरे से मानवी के चेहरे की तरफ झुककर उसके माथे को चूम लिया। फिर वापस से अपनी जगह पर लेट गया और मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसका प्यार, उसका सुकून उसके बगल में उसके पास सो रहा था। इससे प्यारा एहसास उसके लिए और क्या हो सकता था। अगली सुबह मानवी की नींद खुली तो उसे अपनी आंखें खोली तो सामने उसे अपने बेहद करीब ऋषभ का चेहरा देखा। ये देखकर एक पल को तो वो असमंजस में रह गई, लेकिन फिर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से उठने लगी कि तभी अपनी कमर पर किसी की पकड़ को महसूस कर वो उठ नहीं पाई। तो उसने नीचे अपने पेट की तरफ देखा जहाँ पर ऋषभ का हाथ रखा हुआ था। उसने कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ कर रखा था। वहीं रात को मानव के द्वारा बनाई गई पीलों की दीवार कब की टूटकर जमीन पर बिखर चुकी थी। ऋषभ को खुद के इतने करीब देखकर मानवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। साथ ही उसे इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपनी जगह से कब रात में सोते हुए ऋषभ के करीब आ पहुंची थी, ये उसे भी पता नहीं था, जबकि ऋषभ अपनी जगह पर ही सोया हुआ था। वहीं मानवी को डर ही लग रहा था कि कहीं उसने ज्यादा हिलने डुलने से ऋषभ जाग न जाए, वरना वो उसके बारे में क्या सोचेगा। यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। तभी उसे कुछ सूझा और वो हिम्मत कर धीरे धीरे ऋषभ का हाथ अपने पेट से हटाने लगी। तो ऋषभ ने अपनी पकड़ उसके पेट पर और मजबूत कर दी, जिससे मानवी का सर तकिए से लग गया। वो एकदम स्थिर पड़ गई। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया ताकि ऋषभ को उसकी हलचल से उसकी करीबी का एहसास ना हो। ऋषभ एक बार फिर से सो गया तो मानवी धीरे धीरे कर ऋषभ का हाथ हटाने लगी। जैसे ही उसने ऋषभ का हाथ अपने पेट से हटाया तो वो बिजली की तेजी से रफ्तार से बेड से नीचे उतर गई और जल्दी से कबर्ड की तरफ बढ़कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई। वहीं उसके जाते ही ऋषभ ने अपनी आंखें खोलकर बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुरा उठा। उफ, काश ऐसी हसीन सुबह हर रोज हो, फिर तो दिन ही बन जाए। कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया। तो मानवी की हलचल से वो पहले ही जाग गया था, लेकिन जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा था ताकि मानवी उसके सामने असहज महसूस ना करे। साथ ही वो देखना चाहता था कि मानवी उसकी पकड़ से आजाद होने के लिए क्या करती है। थोड़ी देर बाद मानवी किचन में जानवी के साथ उनका हाथ बटा रही थी। इसी बीच उसे बार-बार झमाई आ रही थी। उसे बार-बार उबासी लेते देखा जानवी से जानवी जी उससे बोली, क्या हुआ मानवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई जो इस तरह से बार-बार उबासी ले रही हो? तो मानवी हल्की मुस्कान के साथ उनसे बोली, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अब बेवजह परेशान हो रही हैं। तो जानवी जी वापस मुस्कुराकर अपना काम करने लगी। वहीं मानवी बार-बार अभी भी रात की बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वो कुछ सोचकर जानवी जी से बोली, माँ, वो पहले आपके पड़ोसी थे ना, जिया और उसकी फैमिली, वो अभी यहाँ नहीं आते क्या? और उनकी बेटी जिया, वो अब ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर जानवी जी असमंजस में पड़ गई और उससे बोली, जिया? कौन जिया? किसकी बात कर रही हो तुम? तो मानवी उनसे बोली, अरे वही जिया जो बचपन में यहाँ आपके पड़ोस में रहा करती थी और जिसे उस बरगद वाली चुड़ैल ने डराया था, उस पर हमला किया था, जिसके बाद उसकी फैमिली उसे लेकर यहाँ से चली गई थी। तो जानवी जी असमंजस से उससे बोली, बरगद वाली चुड़ैल? जिया, ये क्या बोल रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी बात सुनकर मानवी हैरान रह गई, साथ ही परेशान भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जानवी जी को जिया याद क्यों नहीं है। यही सोचकर वो उन्हें रात की सारी बातें बताने लगी। पहले तो जानवी जी शांति से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन फिर वो एकदम से हंस पड़ी और उससे बोली, मानवी, तुम ना बिल्कुल पागल हो। ऋषभ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ना तो कभी कोई जिया हमारी पड़ोसी रही है, ना ही उसे किसी बरगद वाली चुड़ैल ने डराया है। और वो जो बरगद का पेड़ है ना, उसमें कोई भी चुड़ैल नहीं है। ऋषभ ने शायद तुम्हें डराने के लिए तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, समझी तुम? फिर तुम उसकी कोई बात नहीं मान रही होगी तो उसने तुम्हें इस तरह की बातें बनाकर डराया है ताकि तुम उसकी बात मानो। उनकी बातें सुनकर मानवी की आंखें बड़ी हो गई, साथ ही उसे ऋषभ पर बेहद गुस्सा आने लगा। आखिर ऋषभ ने वही किया जिसका उसे डर था। जैसे ही ऋषभ को पता चल गया कि उसे
भूत चुड़ैल से डर लगता है तो उसने इसी बात का फायदा उठाकर मानवी को परेशान करना शुरू कर दिया। सब के सब लोग एक जैसे ही होते हैं, जिन्हें बस दूसरों की कमियों का फायदा उठाना आता है, सोचते हुए वो ऋषभ पर मन ही मन गुस्सा करते हुए जाह्नवी जी के साथ काम करने लगी। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। वहीं मानवी अपना नाश्ता करते हुए गुस्से से ऋषभ को घूर रही थी और ऋषभ महाशय को समझ नहीं आ रहा था कि मानवी उसे क्यों घूर रही है, पर वो सभी के सामने कुछ भी कह भी नहीं सकता था। वो बस मन ही मन कयास लगाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे मानवी उससे नाराज हो। वह भी सोच ही रहा था कि तभी जाह्नवी जी एकदम से ऋषभ से बोली, क्यों ऋषभ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी अब दीपिका की तरह बचकानी हरकतें करोगे। तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। फिर अब तुम्हें इस तरह मानवी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो बच्ची कितना डर गई थी। उसकी बात सुनकर दादा दादी और बाकी सब लोग भी ऋषभ की तरफ देखने लगे। वहीं ऋषभ सभी को अपनी तरफ देखता पाकर एकदम सकपका गया। फिर एकदम से संभल कर जाह्नवी जी की तरफ देखते हुए बोला, पर माँ, मैंने क्या किया है जो आप इस तरह मुझसे गुस्से में सवाल कर रही है? तो जाह्नवी जी उस पर हल्का गुस्सा करते हुए बोली, क्या बोला? तुमने क्या किया है? तुमने रात को मानवी को वो बरगद वाली चुड़ैल के बारे में झूठ बोलकर डराया क्यों? और किस जिया के बारे में बोल रहे थे तुम? मैं तो किसी जिया को नहीं जानती। तुमसे ज्यादा तो यहाँ पर मैं रही हूँ, तो बोलो क्या जरूरत थी तुम्हें मानवी को सामने इस तरह बातें बनाने की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो कितना डर गई थी। उनकी बात सुनकर ऋषभ की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे समझ आया कि क्यों मानवी उसे इतनी देर से खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, क्योंकि उसके सामने ऋषभ का सच जो सामने आ गया था। ऋषभ ने बनावटी हंसी के साथ मानवी की तरफ देखा, जो कि अभी भी गुस्से में उसे ही देख रही थी, और वापस से अपना खाना खाने लगा। इस वक्त मानवी से आई कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। सभी अपना नाश्ता खत्म करके अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए और ऋषभ मानवी के साथ ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर मानवी अपनी केबिन में चली गई और ऋषभ अपने केबिन में। मानवी उससे गुस्सा तो थी, लेकिन फिलहाल वो खामोश थी, क्योंकि उसके मन ही मन में ऋषभ के लिए कुछ सोच रखा था। उसने सोच लिया था कि वो लोग जब पुणे की ट्रिप पर जाएंगे तो मानवी अच्छे से ऋषभ से इस बात का बदला लेगी। इसीलिए अब उसे पुणे की ट्रिप का इंतजार था। दिन भर सभी ने ऑफिस में काम किया। ऋषभ भी मानवी के सामने आने से बच रहा था, क्योंकि उसे उसका गुस्सा नहीं झेलना था। शाम को दोनों घर आ गए, लेकिन मानवी को नॉर्मल देख ऋषभ को अजीब लगा। वो जिस तरह गुस्से में सुबह उसे घूर रही थी, अब तो वो उतनी ही नॉर्मल थी, और ये बात ऋषभ को हजम नहीं हो रही थी। पर फिर उसने सोच लिया कि शायद मानवी को समझ आ गई होगी उसकी बात, कि वो उसे वक्त उसके भले के लिए कह रहा था। आधी रात खिड़की पर खड़े होना कौन सी अच्छी बात थी? उसे आराम ही तो करना था, इसीलिए ऋषभ ने उसे कहा था। यही सोचकर वो भी शांत हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि मानवी तो उससे बदला लेने की सोच बैठी है। धीरे धीरे समय बीता और कुछ दिन यूं ही निकल गए। फाइनली वो दिन आया जब ऋषभ और मानवी को अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ पुणे के लिए निकलना था। मानवी अपने रूम में आईने के सामने तैयार हो रही थी। तभी ऋषभ बाथरूम में से टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए बाहर निकला, तो उसकी नजर सामने मानवी पर गई तो उस पर ठहर कर रह गई। सामने मानवी ड्रेसिंग टेबल के पास आईने के सामने खड़ी अपने हाथों में चूड़ियां पहन रही थी। उसने व्हाइट कलर का पिंक फ्लावर वर्क वाला लॉन्ग सलवार सूट पहना हुआ था, जो उसके गोरे रंग पर खूब फब रहा था। कानों में रिंग वाले गोल झुमके जो उसके गालों को चूम रहे थे। बालों को खुला छोड़ एक साइड आगे को कंधे पर डाला हुआ था, जिसकी कुछ लटें बार बार मानवी के कान से निकलकर आगे आकर उसे परेशान कर रही थी, और मानवी बड़ा ही अदा से उन्हें बार बार पीछे कर ले रही थी। चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में गहरा काजल, जो उसकी आंखों की खूबसूरती को बढ़ा रहा था, और होठों पर लिप बाम लगी हुई थी, लेकिन इस पर भी उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी दिख रहे थे। ऊपर से उनकी खूबसूरती बढ़ाता उसका वो तिल, जो जाने कब का ले गया ऋषभ का दिल। ऊपर से उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती उसके माथे पर लगी व्हाइट कलर की स्टोन वाली बिंदी। बस हाय, बस इतना ही काफी था ऋषभ को घायल करने के लिए। मानवी को इस लुक में देखकर ऋषभ ने अपना दिल थाम लिया और मन ही मन बोला, कंट्रोल ऋषभ कंट्रोल, वो तेरी बीवी है, सारी जिंदगी पड़ी है तेरे पास उसके करीब जाने के लिए। इसीलिए अब अभी अपने इस डर्टी थॉट्स को एक साइड रख। बट क्या करूं, क्या करूं? ये है ही ऐसी कि इसे देखकर खुद पर कंट्रोल होता ही नहीं। आई श्वेयर, अगर ये इस तरह मेरे सामने आती रही तो आई डोंट नो मैं कब तक खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा।
तभी उसकी नज़र मानवी की पीठ पर गई तो वो धीरे-धीरे मानवी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं मानवी जो इत्मीनान से तैयार हो रही थी, उसकी नज़र जैसे ही आईने के थ्रू जैसे ही ऋषभ की नज़र से मिली तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि ऋषभ बहुत ही गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। वो धीरे से उठकर ऋषभ की तरफ पलट कर खड़ी हो गई। उसे लगा ऋषभ भी तैयार होने ड्रेसिंग के पास आया था, लेकिन ऋषभ उसके सामने आकर रुक गया। वहीं उसकी नज़रों से अब मानवी असहज महसूस कर रही थी। वो वहाँ से जाने लगी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमर से खींचते हुए अपने करीब कर लिया। उसकी इस हरकत से मानवी हैरान रह गई। ये आप ये क्या कर रहे हैं? वो ऋषभ की बाहों में झटपटाते हुए इतना ही कह पाती है कि ऋषभ उसके होठों पर अपनी अंगुली रखते हुए चुप रहने का इशारा करता है। उसकी इस हरकत से मानवी चुप हो जाती है, साथ ही अपने नरम होठों पर ऋषभ की छुअन को और उसकी करीबी से उसका दिल बेतहासा धड़कने लगा। वहीं ऋषभ ने धीरे-धीरे अपने एक हाथ से मानवी को अपने बेहद करीब कर लिया और फिर अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर रखकर धीरे-धीरे चलाते हुए पीछे की ओर ले जाने लगा। वहीं ऋषभ की छुअन से मानवी की सांसें बढ़ गई थी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को भी बांधा हुआ था। उसका दिल भी बेहद तेजी से धड़क रहा था, इतनी तेजी से कि धड़कनों का शोर बाहर उसके और ऋषभ के कानों में भी सुनाई पड़ रहा था। वहीं ऋषभ मानवी पर अपनी करीबी का इतना असर देखकर खुश था। जैसे ही ऋषभ के हाथ मानवी के पीछे कुर्ते की जिप पर पहुंचे तो मानवी हैरान रह गई, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिप खुली हुई है और ऋषभ ने उसे इस तरह देख लिया। यही सोचकर उसने शर्माहट के मारे अपने निचले होठ को दांतों के तले दबा लिया, साथ ही उसके गालों पर गुलाबी रंगत आ गई। तभी ऋषभ उसकी जिप बंद करने लगा तो ऋषभ की अंगुलियों की हरकत को अपनी खुली पीठ पर महसूस करते ही मानवी को एक करंट सा लगा और पूरे बदन में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। शर्मो-हया की वजह से यह कुछ ऋषभ की छुअन का असर था कि मानवी अनजाने में ही ऋषभ के और करीब आ गई। उसकी आंखें भी शर्म से बंद हो चुकी थी, जिन पर घनी पलकों का पर्दा लग चुका था। वहीं उसके हाथ अपने आप ऋषभ के कंधों पर ठहर गए थे। वहीं ऋषभ अपनी करीबों को उसके ऊपर इतना असर देखकर खुश होने लगा था। पहले ही मानवी का सौंदर्य जाल उसे अपने आप में उलझाए हुए था, ऊपर से अब मानवी के गालों पर उमड़ी हया की लाली और आंखों पर लगा वो घनी पलकों का पर्दा उसे गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त मानवी को अपने आगोश में ले ले और उसे जी भरकर प्यार करे और उसे अपने प्यार से सराबोर कर दे, लेकिन शायद अभी इसका वक्त नहीं आया था। क्योंकि ऋषभ की फीलिंग के साथ मानवी की फीलिंग भी मैटर करती थी और ऋषभ बिना मानवी की मर्जी के कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघना चाहता था। वो मुस्कुराते हुए धीरे से नीचे झुका और मानवी के पास आकर सेडेक्टिव वॉइस में बोला, आई स्वेयर वाइफी, अगर एक पल और तुमने मुझे इसी तरह शेड्यूस किया और मेरे सामने इसी तरह रही तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिसके लिए तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिकॉज़ तुम्हें इस तरह देखकर मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। इतना कहकर हल्के से मानवी के लाव पर वाइट कर लेता है, जिससे मानवी होश में आकर उससे दूर खड़ी हो जाती है और गुस्से में ऋषभ से बोली, ये क्या हरकत है और मैंने कब आपको शेड्यूस किया? इतना कहकर अपना कान सहलाने लगती है तो ऋषभ उसे कंधों से पकड़कर आईने की तरफ घुमा देता है और आईने में उसे उसके खुद के अक्स को दिखाते हुए बोला, ये देखो ये रूप, जिसे किसी भारी दिखावटी की जरूरत नहीं, ये सादगी जो लाखों दिलों को घायल करने का हिम्मत रखती है। ऊपर से इस पर आई ये हया की लाली, अरे इस मेनका जैसी खूबसूरती से तो विश्वामित्र भी नहीं बचे, तो मैं तो सिर्फ आम इंसान हूँ। मुझमें भी डिजायर्स है जो तुम्हारी जैसी ब्यूटी के सामने आने से जागने लगती है, तो इसमें मेरा क्या दोष। उसकी बात सुनकर मानवी फिर से शर्मा गई और उसकी गालों की गुलाबी रंगत और बढ़ गई, जिसे देखकर ऋषभ फिर से बोला, डैम इट, तुम फिर से मुझे शेड्यूस कर रही हो। अब मुझे नहीं पता, अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए तो इसकी जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। मैंने पहले ही तुम्हें आगाह किया था। इतना कहकर मानवी की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं मानवी उसे अपनी तरफ आता देख जल्दी से नीचे झुककर वहां से निकलकर भाग जाती है। उसे इस तरह भागते देख ऋषभ मुस्कुराने लगता है और मानवी से चिल्लाते हुए बोला, यहाँ तो भाग गई, लेकिन पुणे में मुझसे भागकर कहाँ जाओगी? वहां तो जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी, वहां सिर्फ तुम और मैं होंगे, तब देखता हूँ अपनी फीलिंग को मुझसे कैसे छुपाती हो। फिर मन में बोला, जितना तुम्हें मैं समझ पाया हूँ और जिस तरह मेरी करीबी तुम पर असर करती है, उससे इतना तो साफ है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन या तो तुम उससे अनजान हो या फिर अपने दिल की बात जानकर भी अनजान बन रही हो।
लेकिन क्यों, बस यही पता लगाना है। थोड़ी देर बाद ऋषभ तैयार होकर नीचे आता है और दोनों पूरे परिवार वालों का आशीर्वाद लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां से इनका एक नया सफर शुरू होने वाला था, जो इनके बीच लेकर आएगा प्यार की बहार या खड़ी कर जाएगा नफरत की दीवार। ये तो वक्त ही बताने वाला था। सभी लोग अपने अपने वे में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। निशा भी अपने और मानवी को बर्बाद करने के मकसद से तैयार किए खतरनाक प्लान के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर में सभी फ्लाइट में बैठे हुए थे और फ्लाइट के टेक ऑफ होने का इंतजार कर रहे थे। ऋषभ ने पूरे फर्स्ट क्लास को ही अपने स्टाफ के लिए बुक कर लिया था, जिससे उन्हें पुणे जाने में कोई तकलीफ ना हो। मानवी पायल के साथ बैठी हुई थी, वहीं ऋषभ पीयूष के साथ बैठा हुआ था और पीयूष को डांट रहा था क्योंकि उसने पीयूष को पर्सनली अपने और मानवी के लिए अलग से सीट अरेंज करने को बोला था और पीयूष नहीं कर पाया था, लेकिन ऐसा ऋषभ को लगता था। असल में मानवी ने जानबूझकर पीयूष को अपनी सीट पर बैठा दिया था ताकि उसे ऋषभ के पास न बैठना पड़े, क्योंकि सुबह हुए मोमेंट के बाद से वो ऋषभ से बचती फिर रही थी। असल में आज उसे ऋषभ का बिहेवियर और उसकी नजरें कुछ अलग ही महसूस करा रही थी। ऋषभ का उसकी गहरी नजरों से देखना और उसकी आंखों में उमड़ते वो एहसास जो कि मानवी के दिल को गुदगुदा रहे थे, साथ ही उसे शर्माने पर भी मजबूर कर रहे थे। असल में बात सिर्फ इतनी नहीं थी, असल वजह तो ये थी कि सुनैना, जिसे अपने रिश्ते को एक मौका देने का वादा कर मानवी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि उसके बाद से ही उसके दिल में न चाहते हुए भी ऋषभ के लिए फीलिंग्स जागने लगी थी। न चाहते हुए भी इस रिश्ते को बचाने की एक उम्मीद उसके मन में जन्म ले चुकी थी। वहीं ऋषभ का उसे बार बार परेशान करना, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना, चाहे वो ऑफिस हो या घर पर, ऊपर से परिवार वालों का प्यार, जानवी जी का माँ की तरह प्यार देना, दादी माँ का दादी माँ की तरह प्यार से पुचकारना, वक्त पड़ने पर डांटना, शिवम जी से पिता का प्यार, ये सब रिश्ते और प्यार जो कि उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उसके मन में जन्म ले रहे ऋषभ के लिए प्यार भरे एहसास, जिन्हें चाहकर भी वो खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी कि जो उसे थोड़ा-सा स्वार्थी बनने के लिए कह रही थी। दिल ऋषभ पर विश्वास करके उसका होना चाहता था, लेकिन दिमाग उसे ऋषभ के करीब नहीं जाने दे रहा था। वो हमेशा यही कहता कि ऋषभ उसका नहीं है, एक न एक दिन उसे ऋषभ और इसको छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए उसे इस परिवार और खासकर ऋषभ से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वो इसी उलझन में अपने दिल की जगह दिमाग की सुनती थी, लेकिन वो ये कहाँ जानती थी कि दिमाग चाहे कितनी भी अपनी क्यों न चला ले, अंत में जीत दिल की बातों की होती है। बेशक वो ऋषभ से कितना भी दूर रहे, लेकिन अंत में यही दूरियां उनकी नजदीकियों की वजह बनने वाली थी। वो कहते हैं ना, दूरियां जितने ज्यादा होती है, प्यार उतना ही गहरा होता है। ऋषभ ने एक नजर मानवी को घूरा, जो मुस्कुराते हुए पायल से बात कर रही थी। फिर गुस्से में पीयूष से बोला, उसने कहा और तुम उसकी बात मान गए। तुम्हारा बॉस मैं हूँ या फिर वो, जो तुम उसका ऑर्डर फॉलो करने लगे? मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप से उससे अपनी सीट वापस लो और उसे वापस यहाँ पर भेजो, वरना आज तुम्हारी जॉब पक्का गई और तुम पुणे की जगह अपने घर जाओगे। उसकी बात सुनकर पीयूष घबरा गया और मिमियाते हुए ऋषभ से बोला, मैं क्या करता सर, यहाँ आप अपने बॉस होने का रोब जमाते हैं, वहाँ मैडम, मैं किसकी सुनूं, किसका ऑर्डर मानूं? मैम ने कहा अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो दादी माँ से कहकर मुझे जॉब से निकलवा देगी और दादी माँ के थप्पड़ पड़ेंगे वो अलग। अब आप जॉब से निकालने की धमकी दे रहे हैं? आप दोनों ने तो मुझे ढोल समझ रखा है, जो कभी आप बजाते हैं तो कभी मैडम। अब मैं आपकी बात मानकर मैडम को यहाँ भेजूँ भी तो क्या वो आएगी नहीं, बल्कि उल्टा आपकी तरह मुझे सुनाकर वापस भेज देगी, क्योंकि वो भी आपसे कम जिद्दी नहीं है। आप दोनों ही एक जैसे हो। आज पीयूष ने अपने दिल की सारा गुबार ऋषभ के सामने निकाल दिया। वहीं ऋषभ उसे हैरानी से देख रहा था, फिर उसे घुरते हुए बोला, तुम आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? उसकी बात सुनकर पीयूष को रियलाइज हुआ कि वो आज कुछ ज्यादा ही बोल गया। इसीलिए घबराते हुए ऋषभ से बोला, सॉरी सॉरी सर, पता नहीं कैसे मेरी जुबान फिसल गई और फ्लो में मुंह में से इतना कुछ निकल गया। खैर, आप ये सब छोड़िए और मुझे बताइए, मैं मैम को आपके पास कैसे लाऊं? तो ऋषभ उसे घुरते हुए बोला, ठीक है, लेकिन आगे से अपनी जुबान को पकड़ के रखना, जिससे ये फिसले नहीं, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है? इतना कहकर उसे कुछ समझाने लगा, फिर उठकर एक नजर मानवी को देखते हुए अंदर वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं उसे वॉशरूम की तरफ जाते देख मानवी ने राहत की सांस ली। तभी पीयूष अपनी सीट पर से पायल को आवाज लगाते हुए बोला, मिस पायल, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आएंगी? एक्चुअली मुझे मिस्टर चंद्रा वाली फाइल के कुछ डाउट क्लियर करने हैं।
एंड जब तक सर नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना उस फाइल पर अपने डाउट्स को क्लियर कर लूँ, क्योंकि पुणे पहुँचने के बाद सबसे पहले मुझे उसी मीटिंग के लिए जाना है। तो पायल हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी सीट से उठकर पीयूष के पास आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर ऋषभ आ जाता है। उसे देखते ही मानवी पायल से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी पीयूष ऋषभ से बोला, सॉरी सर, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने मिस पायल को मीटिंग के बारे में कुछ डाउट क्लियर करने के लिए बुला लिया, क्योंकि पुणे पहुंचने के बाद मुझे सीधा इसी मीटिंग के लिए जाना है। तो प्लीज सर, आप कुछ देर के लिए मिस मानवी के साथ बैठ जाइए प्लीज सर। उसकी बात सुनकर ऋषभ खुश हो गया, क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया और नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए मानवी की सीट की ओर बढ़ने लगा। तभी ऋषभ को मानवी के साथ बैठे देख ऑफिस के ही कुछ फीमेल स्टाफ मानवी से जेलस फील करने लगी, क्योंकि ऐसे मौके की तलाश में वो हमेशा रहती थी जब उन्हें ऋषभ के करीब जाने का मौका मिले, जो कि आज मानवी को उनके नजरों में बैठे बिठाए मिल गया था। इसीलिए वो लोग मानवी से चिढ़ गई, जिसमें निशा भी शामिल थी, जो कि मानवी के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वहीं ऋषभ को अपनी तरफ आता देख मानवी मन ही मन बोली, ओहो कितने दुष्ट है ये। मैं 100% श्योर हूँ कि ये इनका ही प्लान होगा। इन्होंने ही पीयूष या पायल को अपने पास बुलाने को कहा होगा, ताकि ये मेरे पास आकर बैठ सके और मुझे परेशान कर सके। और अब देखो कैसे भोले बनकर मेरी तरफ आ रहे हैं, जैसे इन्हें जबरदस्ती किसी ने मेरे पास बैठने के लिए भेज दिया हो। और ये पीयूष, ये भी इन्हीं की बात मानता है। हाँ सही भी है, वही तो होश है उसके। मैं कौन हूँ जो वो मेरी बात मानेगा, और हूँ भी तो ऋषभ जी के बाद। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।